नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर 3 में दिल से स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर 3 को देखने वाले हैं एज़ आई सेड। तो आज यहाँ पर कुछ हम और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आपने आई होप लेक्चर 1 और 2 को देख लिया है। यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप उसको जाके क्लिक करके देख लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियोस को लगातार देखते रहिए। ये यूपीपीएससी, आरओ या स्टेट एग्जाम्स आप जो भी देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली वैसे आपकी ये क्लासेस जो है दोपहर को 1 बजे आती हैं, बट आज मेरा ट्रैवल करने की वजह से ये क्लासेस आपको शाम को 6 बजे मिल रही है आज, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, मेरी तरह अगर आप भी कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो बचें, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग्स बहुत उथल पुथल चल रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी क्लास भी आपको 1 बजे मिल जाती, पर टाइमिंग्स इतने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं कि सुबह का शाम को पहुँचा रहे हैं, तो आप भी अवॉइड करें अभी ट्रैवल करने से फ़िलहाल। अब देखिए, काम जो है उसको तो नहीं रोका जा सकता ना। तो फिलहाल बात करते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। और वीडियोस को अभी तक आप लाइक नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहें। उसके लिए तो मेरा टेलीग्राम हैंडल और इंस्टाग्राम तो है ही, ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आज हम देखिए, कल हमने एनसीईआरटी को, ठीक है, एनसीईआरटी को जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, आज हमारा टॉपिक ये होगा लेक्चर 3 का, यहाँ से शुरू होगा। तो पेज नंबर आप देख सकते हैं 33 में दृष्टि की जो बुक है उसके अंतर्गत आपको मिलेगा दृष्टि जो करंट अफेयर्स की बुक है, जिसका फ्रंट पेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसका कवर पेपर यहाँ पर लगा है। ये किताब नहीं है तो खरीद लीजिए, 120-130 रुपये की आपको मिलेगी, ताकि आप साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात कर रहा है। देखिए, ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सर्वे हुआ है ये क्या है, इसके बारे में पहले यहाँ से समझते हैं। ये जो आप देखेंगे 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु, ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो दिवस मनाया जाता है, उस दिन इसको लॉन्च किया गया है सर्वे को, ठीक है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया वो हम देखेंगे। आप सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये किसके द्वारा जो है लाया गया है, ये आपके लाया गया है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये लाया गया है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उनके द्वारा इस दिवस को जो है सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है, जो हर वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। पहला टॉपिक, ठीक है, पहला फैक्ट। इसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, एनसीएपी जिसको कहते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च करने का, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, तो स्वच्छ वायु, इससे समझ आ रहा है क्लीन एयर की बात कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब था कि शहर, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। ये याद रखिएगा, किसके संदर्भ में लाया गया, वायु गुणवत्ता के संदर्भ में यहाँ पर सुधार की बात कर रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के तहत इसको अगले 5 वर्षों के लिए जो है क्या करना है। अब वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने कुछ पैमाना लिया है कि कैसे होगा ये जो कार्यक्रम है, कहता है कि वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, लेकिन क्या पैमाना होना चाहिए, तो अगले 5 वर्षों में इन्होंने टारगेट लिया है, जो पार्टिकुलेट है ना, पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम बोलते हैं, तो PM10 और PM2.5 के जो स्तर है, ठीक है, उनको 20 से 30% की कटौती करना है एयर से, यानी कि पार्टिकुलर मैटर्स है PM10 और PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। और बेसिकली जो ये कार्यक्रम है एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बात करता है, इसको लेकर ही ये काम करता है, एयर क्वालिटी की बात करता है, ठीक है। अब ये किस दिन ये कार्यक्रम जो है ये जो दिवस मनाया जाता है, इसमें यहाँ पर ये लॉन्च किया गया सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। अब इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, तो एनसीएपी को समझ लेना है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है, उसमें क्या उद्देश्य रखा गया, क्या टारगेट रखा गया कि 5 साल के अंतर्गत हम PM10 और PM2.5 के स्तर को 20 से 30% की कटौती करना है, एयर क्वालिटी को ध्यान में रखकर, ठीक है। मेन टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर
शीर्ष जो 3 शहर है ना स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत जिनको रखा गया है, वहाँ पर वो बात कही गई है। जैसे श्रेणी 1 के अंतर्गत, अब श्रेणी 1 में पहले कौन आते हैं पहले वो समझ लीजिए, इसके बाद कौन-कौन आए हैं वो बात की बात है। श्रेणी 1 आपका क्या कहता है, देखिए मैं इसको हाइलाइट कर देती हूँ, मेरा आधा कश्मकश ये हाइलाइट में ही चला जाता है कि किसको हाइलाइट करना है, किसको नहीं करना है। तो श्रेणी 1 आपका क्या कहता है, यहाँ पर श्रेणी 1 का क्राइटेरिया क्या है कि जो शहर, सिटीज़ की बात कर रहा है, स्टेट की नहीं, जो शहर 10 लाख से अधिक यानी कि 10 लाख प्लस जनसंख्या जहाँ होगी उसके अंतर्गत कौन कौन से शहर और राज्य दोनों दिए गए हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से शहर आए हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया। तो टॉप 1 में आपने देखा था कि जब हमने सबसे पहला टॉपिक, याद होगा पहली वीडियो में सबसे पहला टॉपिक देखा था ना स्वच्छ, उसकी बात की गई थी, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उसमें भी इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश का पहला जो राज्य है पहले नंबर पे था। और स्वच्छ एयर क्वालिटी की जो बात करें उसमें भी इंदौर है, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी कौन है, इंदौर ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर ही है। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण में था उसी तरह से स्वच्छ एयर में भी यानी कि क्लीन एयर क्वालिटी में भी इंदौर है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर अगर हम यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना है दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश का जो शहर है वो है आपका आगरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर जो है वो आपका आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यूपी के संदर्भ में याद रखना है। बट अगर बोला जाए कि 10 लाख से अधिक के संख्या वाले 10 लाख से अधिक की संख्या वाले श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी 1 में कौन कौन से राज्य जो हैं एयर क्वालिटी स्वच्छ वायु पर सर्वेक्षण के अंतर्गत टॉप 3 में, तो इंदौर, आगरा, ठाणे हैं। और अगर यूपी की बात पूछी जाए तो दूसरे नंबर पे आपका आगरा आता है, ठीक है। ये तो हो गया श्रेणी 1 की बात, जिसके अंतर्गत 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अब 3 से श्रेणियाँ दी गई हैं, तो दूसरी श्रेणी क्या कहती है, दूसरी श्रेणी कहती है जहाँ पर 3 लाख तक की यानी कि 3 लाख से 10 लाख तक की संख्या जहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर 10 लाख प्लस की बात कर रहा है, यहाँ पर 3 to 10 लाख प्लस की बात कर रहा है, ठीक है, 3 to माफ़ी चाहती हूँ, वहाँ पर 10 प्लस की बात कर रहा है। यहाँ पर 3 लाख से 10 लाख के बीच की जो जनसंख्या श्रेणी 2 के अंतर्गत आती है, वहाँ आप कौन कौन से राज्य जो हैं वो स्वच्छ एयर क्वालिटी दे रहे हैं, जो सर्वेक्षण में टॉप 3 में है, वो पहले नंबर पर आपका अमरावती है, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप जब ध्यान देंगे तो आपका यूपी का मुरादाबाद आता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टॉप 3 तो हमें याद ही रखने हैं, लेकिन यूपी का जहाँ जहाँ नाम आएगा प्लीज़ उसे ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे आपसे सवाल बन सकता है कि स्वच्छ जो वायु सर्वेक्षण है उसके अंतर्गत जो आपका उत्तर प्रदेश का कोई जो सिटी है वो श्रेणी 1 के अंतर्गत है कि नहीं है, और कुछ नाम दे देंगे श्रेणी 2 के अंतर्गत है कि नहीं। तो श्रेणी 1 में आपका आगरा था और श्रेणी 2 में आपका मुरादाबाद है। टॉप 3 तो हमें याद ही रखने हैं, ठीक है। इसके बाद श्रेणी 3 क्या कहता है आपका, श्रेणी 3 कहता है जहाँ पर 3 लाख से कम जनसंख्या यानी कि 3 लाख से भी कम जनसंख्या जहाँ निवास करती है, उसमें टॉप 3 में कौन कौन है, तो आपका ये परवाड़ू है, हिमाचल प्रदेश, दोनों आपके हिमाचल प्रदेश के जो है सिटीज़ है, परवाड़ू, काला अम्ब और इसके बाद अंगुल उड़ीसा का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना टॉप 3 में हर श्रेणी में कौन कौन है। जहाँ पर यूपी की बात हो तो कतई नहीं भूलना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जैसे अब उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए अब इसमें बहुत बारीकी से समझिए, आराम से समझिए, बारीकी से समझिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अब यूपी की स्थिति बता रहा है कि यूपी के जो शहर हैं वो कौन कौन से शामिल हैं श्रेणी 1 के अंतर्गत देखा जाए, जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो अब ध्यान देना है कि टॉप 10 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं इसको सही कर देती हूँ, लिख लेती हूँ यहाँ पर कि टॉप 10 में, ठीक है। अब टॉप 10 में देखिए यूपी के अंतर्गत पहली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है। टॉप 10 में आप देखेंगे सिर्फ आपका आगरा आ रहा है, ठीक है। यूपी में टॉप 10 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहां है श्रेणी 1 के अंतर्गत कौन जो है दूसरे नंबर पर है टॉप 10 में, आगरा है। हमने आगे भी समझा था, लेकिन टॉप 10 में आपसे ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा, आपको क्या लग रहा है 11वें 12वें नंबर पे पूछेगा, नहीं, टॉप 10 में इस तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब वैसे तो कई सारे, लेकिन टॉप 10 में हमें याद रखना है मेन। दूसरी श्रेणी जहाँ से 3 से 10 लाख की जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर हम देखें यूपी में कौन सा है, टॉप 5 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर टॉप 10 में तो कई सारे आपको तीन ये 4 आपको दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन टॉप 5 अगर हम यहाँ पर बात कर दें, मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ जाए कि टॉप 5 में दूसरी श्रेणी में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर आता है, तो टॉप 5 में कौन कौन से आपके 2 है ना, ये एक मुरादाबाद एक फिरोजाबाद, दोनों में बाद आता है, तो मुरादाबाद पहले आएगा फिर फिरोजाबाद आएगा। फिर देखिए इसे मुरादाबाद पहले नंबर, फिर का फिर मतलब फिरोजाबाद बाद में आएगा, तो दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे नंबर पे आपका फिरोजाबाद है, ठीक है। टॉप 5 श्रेणी उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण वायु के अंतर्गत श्रेणी 2 के अंतर्गत, ठीक है। श्रेणी 3 जहाँ पर 3 लाख से कम जनसंख्या पाई जाती है,
तो वहाँ पर भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि टॉप 5 में कौन-कौन से राज्य इसमें सिटीज़ आती हैं यूपी में, तो आपकी एक आती है रायबरेली, है ना? तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे कि टॉप 10 में जो है यूपी का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत श्रेणी 1 में, श्रेणी 2 में, श्रेणी 3 में कौन-कौन है, याद रखना है। अब क्या मुद्दा आता है? अब आता है कि भई देखो, ये तो हमने पढ़ लिया जो हमारे समक्ष उपस्थित है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, देखिए ओडीओपी का नाम सुना होगा सबने, ओडीओपी समझ आ रहा है? ओडीओपी मतलब क्या बताइए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वेरी गुड। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपको बताना है, स्पेशली यूपी का ही अगर हम बात कर लें, आपके जो उत्तर प्रदेश में देखेंगे हर जिले में, हर शहर में जो है आप बताएंगे कौन कौन सा किस किस शहर के किस किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से नवाजा गया है। प्लस आप देखेंगे कि इसमें जो है जीआई टैग, यूपी में जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला है, ठीक है? तो गूगल करेंगे तो ये सब मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के बनने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब आज के समय पे हम देखेंगे कल्चर के अंतर्गत ये सब चीज़ें बहुत मैटर करने लगी हैं, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है मैं कल्चर पढ़ाती भी हूँ, तो इससे लिए मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर भी ध्यान देना है। तो ये सब आपको गूगल पर मिलेगा, यूपी के जितने भी ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और यूपी में जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत जिसको बोलते हैं, वो किन किन को मिला हुआ है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बता सकते कमेंट बॉक्स में, तो कम से कम अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, हो गया आज का इतना, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? भारत मंडपम की बात करता है। मंडपम, देखिए अब जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, विच इज़ माई वेरी फेवरेट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई सब्जेक्ट, माई आर्ट एंड कल्चर। तो फिलहाल मंडपम की बात करते हैं यहाँ पर। तो मंदिर में आपने मंडप पढ़े होंगे, कई सारे मंडपम। अभी मंडप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये क्या टॉपिक कह रहा है वो तो है ही, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप पता है कल ही आपका राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है 22 जनवरी को। तो आप देखेंगे कि मैं इस पे भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि किस शैली पर आधारित वो मंदिर आपका निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, उसमें मंडप क्या है, गोपुरम क्या है, इत्यादि चीज़ों को हम वहाँ पर समझेंगे। और नागर, बेसर, द्रविड़ शैली के डिफरेंस को बताते हुए आर्ट एंड कल्चर में मंदिर के बारे में वहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो लॉन्च कर दूंगी। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। इस बहाने आपका वो, और उससे 100% लिख लीजिए, आपका प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत चर्चा में बना हुआ है, हम सबको पता है। फिलहाल मंडपम की बात करते हैं, तो भारत मंडपम अभी देखेंगे G20 का भी सम्मेलन आपका हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। तो अब आप इसको इस तरह से समझिए, आप देखेंगे नई दिल्ली में प्रगति मैदान में IECC की संकल्पना को जन्म दिया है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो है वो क्या है, भारत मंडपम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कौन सा है? भारत मंडपम। कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ठीक है? भारत मंडपम है, ठीक है? तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये भारत मंडपम नाम क्यों लिया गया, मंडपम क्यों कहा गया, या फिर ऐसा क्या है इसके पीछे जहाँ पर इस तरह से कन्वेंशंस और या कई सारी जो है यहाँ पर डिस्कशन के लिए या सार्वजनिक समूह इत्यादि होते, समारोह इत्यादि होते, तो उसको हमें समझना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र क्या है? भारत मंडपम है। इनके द्वारा इसको बनवाया गया है, सेंटर बनवाया गया नई दिल्ली प्रगति मैदान में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देश में बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से ऐसे वहाँ बनवाया गया है, ठीक है? बीच बीच में आवाज़ ठीक आ रही है ना, ठीक है? चलिए, तो इसमें अब याद करने लायक तथ्य क्या है, उन पर जरा हम जंप करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का गठन किया गया। केंद्र परिसर, परिसर क्या? भारत मंडपम, उसका गठन किया है, ठीक है? इस परिसर को भारत मंडपम दिया गया। अब ये भारत मंडपम जो नाम है वो किससे प्रेरित और कहाँ से लिया गया है, उसको जरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, देखिए, भारत मंडपम का जो नाम है बच्चों, भगवान बसवेश्वर अनुभव मंडपम से प्रेरित है। इसको तो मतलब आप क्या बताऊं मैं, रट लेना है आपको, बिल्कुल रट लेना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। भारत मंडपम का नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। अब ये जो भगवान बसवेश्वर अनुपम मंडपम की बात कर रहे हैं, ये जो मंडप है अनुभव मंडपम है, 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडपम है।
कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए एक जो है ये स्थापित किया गया मंडपम। इसीलिए भारत मंडपम का नाम इसलिए भी प्रेरणा देता है ये, क्योंकि कर्नाटक में जो भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम है, मंदिर है जो भगवान का, वो वहाँ पर उसका मतलब ये सार्वजनिक समारोह की बात करता है। इसलिए भारत मंडपम भी अभी क्या बताया, देश में बैठक, सम्मेलन, प्रदर्शनियों के लिए, आयोजन के लिए इसको बड़े व्यापक स्तर पर बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमने समझ लिया। इसके साथ साथ ये क्या है, सार्वजनिक समारोह के लिए कर्नाटक में ऐसा ऐसा मंडपम बना हुआ है। ठीक है, अभी कितना एकड़ है ये मैटर नहीं करता, ये थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर ये कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हमने देखा कि हो सकता है आपसे आरओ वगैरह में भी पूछ ले, है ना। तो अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हम आर्ट एंड कल्चर के विषय पर आते हैं। ये पूरा आर्ट एंड कल्चर का ही टॉपिक अगर देखा जाए, इसको समझने का तरीका बदल देंगे, पूरा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आप समझिए कैसे। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। ठीक है, अब नटराज की मूर्ति के विषय में मैंने बहुत डिटेल में अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में बनाया, उसके पीडीएफ पड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, नहीं मिलता है तो चलो भाई हम इसका इन शॉर्ट बना देंगे। देखिए, आपने देखा होगा जब G20 की मीटिंग चल रही थी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब वेलकम कर रहे थे बाहर से जो गेस्ट आए थे, वो उसी मूर्ति के आसपास में खड़े होकर कर रहे थे। क्या आप इसकी महत्वता है समझिए। देखिए, ये जो है भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई। विश्व की सबसे ऊंची जो नटराज की मूर्ति वो वहाँ पर स्थापित की गई है, और इसमें भगवान शिव जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में, इनको यहाँ पर 28 फीट ये जो इस मूर्ति की फीट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए अष्ट धातु से बना हुआ है, याद रखिएगा। मिश्रित धातु से अष्ट धातु का नाम जब वहाँ दे देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, और फिर कहेंगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये अष्ट धातु से बनी हुई है, और अष्ट धातु में क्या क्या यूज़ किया गया है इस नटराज की मूर्ति में, स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा, जस्ता, इन सब से इनको निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझा, और फिर इसके बाद ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें बता दी गए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, कल भी मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कुछ मिश्रित धातु से बनी एक मूर्ति के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, तो ज़रा आप मुझे ईमानदारी से बता सकते हैं, चलो मैं इतना बता देती हूँ, एकात्मता की मूर्ति के बारे में बताया था मैंने। बताइए कि किससे संबंधित थी, और इसमें जो है जो प्रतिमा जो बनी है वो मिश्र धातु से संबंधित बनी, उसमें कितना कौन सा जो है मिश्र धातु मिश्रित है, और कितने % क्या क्या है, ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं भी देखूँ आपने रिवाइज किया कि बस ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ में बस चलना है ना, तो वो देख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो भाई ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बढ़ लेती हूँ। अगला है हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अभी बहुत बीच में चर्चा में रहा था, सितंबर 2023 में आप देखेंगे इस योजना को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर लिखा है कि नहीं पता नहीं, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि अब देखिए ये कैसे समझना है कि अब यहाँ पर विश्वकर्मा में सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की जाती है। ठीक है, विश्वकर्मा में सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की जाती है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात की जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि ऐसे लोग जो अपने हाथों और उपकरणों की सहायता से काम करते हैं और प्रायः सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास स्किल होता है, इन्हें सामान्यतः अर्थव्यवस्था में इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के हिस्से में माना जाता है। तो उनके लिए ऐसे शिल्पकारों या पारंपरिक कारीगरों जिनके पास कुछ हुनर है, जैसे आपके पास मान लीजिए सोना है, आपको किसी सुनार के पास लेके जाएंगे, किसी कारीगर के पास लेके जाएंगे, वो उसको अच्छे से तराश के हार, एक अंगूठी कुछ बेहतर तरीके से बना देगा, है ना। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी लेके जाएंगे, खूबसूरत सा मटका या जो भी आप कहेंगे उसमें खूबसूरत डिजाइन डाल के, क्योंकि वो इसकी स्किल है, वो उसकी कला है। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, या उसको पारंपरिक जो चीज़ें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, पारंपरिक चीज़ें जिनकी कला विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, या उसकी महत्वता को नहीं समझ रहे लोग, उनके प्रति उसको जागरूक करना है, उसको समाज में और परिचित कराना है, तो उसको संदर्भ में रखकर इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। और ये लोग मुख्यतः कौन कौन से, लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन इन शॉर्ट समझना है, ये लोग हैं लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में संलग्न होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया है सितंबर 2023 में। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अब क्या हुआ, कब लाई गई। देखिए 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वकर्मा की उन्होंने घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो विश्वकर्मा योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र, सेंट्रल सेक्टर की एक नई योजना है, सेंट्रल सेक्टर की एक नई योजना है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर इसको समझिए। देखिए, जब आपसे 2 टर्म होते हैं, पहला टर्म है आपका सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा सेक्टर आपका होता है जिसमें हम कहते हैं, ठीक है, एक होता है केंद्रीय क्षेत्र, एक होता है केंद्र प्रायोजित। तो केंद्रीय क्षेत्र का मतलब है कि 100%
याद रखिएगा 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ लिख देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये। मतलब इसमें कोई राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बाही कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई हस्तक्षेप नहीं, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए केंद्रीय क्षेत्र। जब लेकिन आपको लिखा जाए केंद्र प्रायोजित, तो दैट मीन्स केंद्र और राज्य दोनों का, चाहे वो 70-30 का रेशियो, चाहे 50-50 का हो, चाहे 60-40 का हो, केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता से ये जो बन रही है योजना में सहभागिता है। लेकिन जब केंद्रीय क्षेत्र की बात हो तो मतलब पूरी तरह से 100% केंद्र सरकार की ये योजना इनके द्वारा लाई जा रही है। स्पष्ट है? ये शब्द बदले जाएंगे, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न यही होगा, मैं वही चीज़ों पे क्लिक कर रही हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की 99.9% संभावना है, ठीक है? तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, आज मैं एक्चुअली घर पे आई हुई हूँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसको अवॉइड करना मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे आवाज़ जा सके आपको। फिर भी कोई तकलीफ समस्या हो तो बताइएगा, कल से उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आज बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आप इसको समझिए। ये जो योजना है पूरी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हो रही है। अगर आप देख ले भाई, यूपी है, कुछ भी पूछ सकता है, तो 13,000 करोड़ रुपए का ये जो है वित्तीय परिव्यय कर रहे हैं इसमें। अब ये क्या है, ये जो योजना है किस किस के साथ मिलकर क्रियान्वित हो रही, होता है ना कि कौन कौन सा मंत्रालय इसमें अपनी सहभागिता दिखा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के तौर पे आएगा। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई, याद रखना है। एमएसएमई इसमें जुड़ा हुआ है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसमें है, और वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाओं के साथ ये क्रियान्वित की जा रही है। तो 3 है, एमएसएमई, कौशल विकास मंत्रालय, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय। फिर तीसरा आपका है वित्त मंत्रालय, ठीक है। कौन कौन सा वित्त मंत्रालय है, याद रहेगा, ठीक है। तो 3 मंत्रालयों के साथ मिलकर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। पूछा जाएगा इसमें से भाई ये प्रश्न, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो योजना है, नोडल जो मिनिस्ट्री नियुक्त किया गया है, किसको इन्होंने कहा कि नोडल जो मंत्रालय है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भैया एमएसएमई को, कौशल विकास को मंत्रालय को किया गया, वित्त मंत्रालय के, या हो सकता है इनमें से कोई आप एक चूज कर लें, क्योंकि आपको तो स्टेटमेंट यही देंगे। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, एमएसएमई है। क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। तो जब एमएसएमई की बात आए, जब आपके एमएसएमई की बात आए, या फिर अनएम्प्लॉयड की बात आए, इनफॉर्मल की बात आएगी, तो एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ही इसके काम को संभालता है, क्योंकि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात की जा रही है। इसलिए एमएसएमई यहाँ पर जो मंत्रालय है वो नोडल मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री नियुक्त किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। याद रखना, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, एमएसएमई है। क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है भाई, जब कोई योजना आ रही है तो टैगलाइन तो अवश्य होगा। तो इसका टैगलाइन देखिए कितना खूबसूरत दिया गया है कि सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। किस तरह से मोटिवेट किया कि सम्मान करिए उनके अपने कार्य का, ठीक है, अपने सामर्थ्य को समझिए और समृद्धि करिए। तो सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि ये टैगलाइन है इसका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो टैगलाइन याद रखना, क्योंकि टैगलाइन हो सकता है आपको 3-4 टैगलाइन दे दें और उसमें घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, तो सही टैगलाइन क्या है, सम्मान, अपना सम्मान, अपने काम का सम्मान करिए, अपनी सामर्थ्य को समझिए और समृद्धि करिए, इस तरह से याद कर सकते हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि जो है विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या, अब छोटा सा एक बार नज़र डालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या 18 पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, जैसे हमने आगे देखा था ना कि कौन कौन से क्षेत्र के जो लोग हैं, मूर्तिकार इत्यादि हैं, उनको संबल देने के लिए, उनके चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए है। तो 18 व्यवसाय जो है इसमें चुने गए हैं। वो एक बार आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना, एक बार रीड कर लीजिएगा बेसिकली ये। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, अभी तक हमने सब समझा, ये अनऑर्गेनाइज है, ये है। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में यदि आप देखेंगे, देखिए उद्देश्य जो है ये मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पीटी में तो है ही, मेंस के लिए और महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसे या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखेंगे आंसर राइटिंग में, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि इनके इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल बनाना है,
ठीक है। विश्वकर्मा में माध्यम से जो भी कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनको इस योजना को प्राप्त करने के लिए इसके लाभों को प्राप्त करने उन्हें एलिजिबल बनाना है। और विश्वकर्माओं में कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल यानी कि स्किल अपग्रेडेशन करना है। उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वो और बेहतर उसमें काम कर सके, उन्हें और सपोर्ट मिल सके। उनकी क्षमता और उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है। कुछ इतना सिंप्लिसिटी कर दे चीज़ों की ताकि वो चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाएँ, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर पाएँ और अपनी चीज़ों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो ये 2-3 जो है उनके उद्देश्यों को दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कारीगर और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी भी प्रदान की जाएगी। तो उसमें हो सकता है आपसे लिख दे कि विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी नहीं दी जाएगी, उसके बिना ही उनकी वैलिडेशन हो जाएगी। नहीं, उनको विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी भी प्रदान की जाएगी। किसको? जो लाभार्थी हैं उनके, या फिर जो प्रशिक्षण जिनको दिया जा रहा है उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विश्वकर्मा पीएम योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय, ठीक है, एक त्रिस्तरीय फ्रेमवर्क यहाँ पर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं बट इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये हो जाती है, देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो लक्षित लाभार्थी हैं उनको कोलेटरल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये रट लेना है, आपको याद कर लीजिएगा। कोलेटरल मुक्त, ठीक है, कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज विकास ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक की पहली किश्त और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किश्त की ऋण की सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फैक्ट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए तक की द्वितीय किश्त की इन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है? आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं? चलो भाई, आप कह रहे हो तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रथम ABDM माइक्रोसाइट। देखिए, अब जिसने ईमानदारी से इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलो लेके चलूँ आपको, कहाँ पर ये पढ़ा था हमने, कुछ याद आ रहा है? आरोग्य मंथन, आरोग्य मंथन क्या? आयुष्मान भव अभियान, याद आया? आयुष्मान भारत योजना, चलो उसमें ऊपर लेके चलती हूँ तब आप शायद समझ पाएंगे। ABDM की जो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, जो कल हमने ये आयुष्मान भारत अभियान में बात की थी, तो इसमें बताया था ना हमने, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बताई थी कि भाई इसके ये आरोग्य मंथन जो मनाया गया था, जो सेलिब्रेट हुआ था, किसके संदर्भ में सेलिब्रेट हुआ था? ये जो योजना है पूरी तरह से सफल रही, जिसमें इसको 5 साल पूरे हो गए, इस योजना को ABDM को दूसरी वर्षगांठी, उनके सम्मान के लिए या उनके अंतर्गत किनको को पुरस्कार दिया गया उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए, यहाँ पर जो है उनके बारे में बताया गया था। तो ABDM का जो है यहाँ पर भी चर्चा की गई थी, यानी कि ABDM के बारे में थोड़ा तो हम जानते हैं। ABDM क्या है, इसका फुल फॉर्म समझिए, क्योंकि देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहा है। आयुष्मान भारत क्या है? ये जो है मेडिकल को कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो मेडिकल की यद्यपि हम बात करें, या हम कह सकते हैं जो ये जो बात करता है स्वास्थ्य की बात करता है, एग्जैक्टली। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य की जो बात करता है उसमें किस तरह से डिजिटल मिशन की तरह तहत इनको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय पे डिजिटल के बिना चीज़ें करना असंभव है। क्योंकि डिजिटल है तो इसका मतलब सब चीज़ें कनेक्टेड है, उनकी चाहे मेडिसिन हो, चाहे उनकी फार्मेसी हो, चाहे उनका सर्विसेज हो, या उनकी लैब्स हो, या फिर उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, या फिर उनका R&D इत्यादि हो। तो वो सब चीज़ें कैसे कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जो है डिजिटल एक दूसरे को कनेक्ट करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो मिशन है, ये प्रथम ABDM माइक्रोसाइट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये यहाँ पर 2021 को जो है इसका शुभारंभ किया था। और यहाँ पर ये 5 वर्ष की अवधि के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यक्रम को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, तो बेसिकली ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नीचे यहाँ पर आप जंप करेंगे, ये हमने यहाँ पर समझा। उसके बाद नीचे जब आप जंप करेंगे तो यहाँ देखेंगे मेन चीज़ें क्या याद रखनी है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है आपकी, ये 100 माइक्रो साइट्स परियोजनाओं के तहत आइजोल
मिज़ोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है कि आइजोल मिज़ोरम में पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च की गई है। तो कहाँ लॉन्च की गई? आइजोल मिज़ोरम में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? 100 माइक्रो साइट्स परियोजना लॉन्च की गई, लेकिन पहली जो है मिज़ोरम आइजोल में लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर देखिए मिज़ोरम, 7 सिस्टर्स, जैसे मिज़ोरम आया आपको याद आ गया कि भैया ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आती है। 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट की जो बात की जा रही है, वो 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं आप जरा ये बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप ये समझेंगे 7 सिस्टर्स की जब यहाँ पर बात हो रही तो ब्रह्मपुत्रा नदी को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी, अब यहाँ पर ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी की यहाँ पर बात हो रही है कि वहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी की जो बात हो रही है, ठीक है, 7 सिस्टर्स के साथ में। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का और अन्य नाम क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का कहाँ से होता है, उसकी जो 3 नदियाँ हैं वो कौन कौन सी उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको, माफ़ी चाहती हूँ बीच में अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो मैं ध्यान देती हूँ थोड़ा। तो वो सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, नहीं बताना है तो कम से कम खुद से आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार मिज़ोरम जो है एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो आइजोल मिज़ोरम में जो कि एबीडीएम माइक्रोसाइट का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मिज़ोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। एबीडीएम क्या है? आयुष्मान डिजिटल मिशन है, जिसमें सभी तरह के जो स्वास्थ्य से संबंधी डिजिटली सुविधाएं हैं या फिर सब तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करने की बात की गई है, यहाँ पर वो बात की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज का यहाँ पर क्या होने वाला है, जो कि पेज नंबर 36 पर आपको मिलेगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता, ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता। तो ये पहले तो समझ लीजिए, ये जो प्रतियोगिता है, ये जो स्मार्ट सिटीज़ प्रतियोगिता है, ये इसका चौथा संस्करण है। कौन सा है? 4वां संस्करण है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, फिलहाल इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, चौथा संस्करण है ये, ठीक है। अब ये क्या है? ये इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंटेस्ट ISCA का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ के तहत, ठीक है। तो इस स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड है तो उसके तहत किया जाता है। और अब तक ये कितनी बार लॉन्च किया जा चुका है, ये अवार्ड दिया जा चुका है, अब तक ये दिया जा चुका है 2018 में, 2019 में, 2020 में और फिर अब ये 2022 में, यानी कि 4 बार दिया जा चुका है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो 2022 में दिया गया 5वां नहीं है। क्यों 5वां नहीं, चौथा है? क्यों? क्योंकि 2021 में देखेंगे गायब रहा है, मे बी कोविड वगैरह की वजह से रहा है। तो 2018, 19, 20 और फिर 22 में, तो चौथा संस्करण है ये इस हिसाब से। अदरवाइज अगर 21 में दिया होता तो ये 5वां संस्करण होता। स्पष्ट है? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 25 अगस्त 2023 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ISAC 2022 के विजेताओं की इन्होंने घोषणा की थी। तो इस घोषणा में आप देखेंगे भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की घोषणा इंदौर को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, किसको? इंदौर को किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटीज़ इंदौर को यहाँ पर घोषित किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने कितनी सारी जगहों पे इंदौर का नाम देख लिया है, चाहे इंडिया स्मार्ट सिटीज़ की बात हो या फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की गई थी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, उसमें भी आपका इंदौर पहले नंबर पर था। या स्वच्छ जो है आपने देखा होगा, स्वच्छ में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था ना, स्वच्छ सर्वेक्षण की जहाँ पर बात हुई थी, याद है? वहाँ पर भी इंदौर, आपका MP का इंदौर जो है सबसे पहले नंबर पर था, फर्स्ट पोजिशन पे था। पहली वीडियो देखेंगे तो आप ये सब रिकॉल कर पाएंगे। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत इंदौर पहले नंबर पर था। अब जब बात हो रही स्मार्ट सिटीज़ की, तो वहाँ पर भी आपका इंदौर ने ही पहला जो है कब्जा अपना वहाँ पर लगाए हुए है। तो सब में आप नंबर 1 देखेंगे, इंदौर ही आपको देख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया, बट ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पर कुछ श्रेणी दी गई है, 1-2 श्रेणी दी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे पहली श्रेणी है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड,
तो उसमें विजेता शहर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जैसे कि हमने देखा इंदौर, सूरत और आगरा। अब यहाँ पर आगरा की बात आई है, यानी कि इस राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड के अंतर्गत आगरा अपना यूपी तो है एक, ठीक है, यूपी का एक जो है शहर तो है यहाँ पर, लेकिन वो तीसरे नंबर पर। अगर टॉप 3 में पूछा जाए तो इंदौर, सूरत और आगरा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा श्रेणी है राज्य पुरस्कार किस किस को दिया गया है, राज्यों में किसको किसको पुरस्कार दिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर। अच्छा, दो चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को दिया गया है। तो ये दोनों थर्ड पोजीशन पे नवाजे गए हैं। पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, लेकिन राज्य पुरस्कार में तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों हैं। ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बारीकी की चीज़ें हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही तीसरे नंबर पर, किसमें, राज्य पुरस्कार में, किसके अंतर्गत, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड के अंतर्गत, जो कि 2022 में चौथा संस्करण था। 3 संस्करण आ चुके हैं, 2018, 2019, 2020, 21 में नहीं आया था, इसीलिए 2022 वाला चौथा संस्करण है। आगे बढ़े, इसमें देखिए चंडीगढ़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश जो है स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आज का आता है अमृत भारत स्टेशन योजना। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने पढ़ा था अमृत भारत स्टेशन योजना से पहले रैपिड, हमने एक वो पढ़ा था मेट्रो स्टेशन ट्रेन की बात की थी, रैपिड ट्रेन की बात की गई थी। नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जो है, कैसे वो 3 गुनी ज़्यादा फास्ट है और कम ठहराव है इसमें मेट्रो के कंपैरिजन में। उसी के आधार पे आप देखेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके अंतर्गत क्या है, ये कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की एक नई प्रोसेस, नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे टोटल कितने भारत के देखेंगे 1309 रेलवे स्टेशन को इसमें इंडिकेट किया गया है, जिसमें से मात्र इतने सारे स्टेशन में मात्र 156, आप देखेंगे 156 काफ़ी ज़्यादा संख्या, मात्र नहीं बोलेंगे, 156 रेलवे स्टेशन जो है वो आपके प्रॉपर यूपी से ही है। 156 रेलवे स्टेशन आपके यूपी से। कितने रेलवे स्टेशन चुने गए, 1309, जिसमें से 156 रेलवे स्टेशन यूपी से हैं। इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद महाराष्ट्र से आपके 126 है, पश्चिम बंगाल से 98 है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है यूपी से 1309 में से, टोटल रेलवे स्टेशनों में से यूपी में जो है वो है 156, ठीक है। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत आधारशिला रखी गई है, ठीक है। चिन्हित किया गया है 1309, जिनमें से 156 रेलवे स्टेशन आपके मात्र यूपी से हैं, बाकी और भी हैं। लेकिन ये योजना के भाग के रूप में आप देखेंगे पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशन के अभी पुनर्विकास की जो है आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो पहले चरण में, अब ऐसा तो नहीं एक साथ सब कुछ बनवा दिया जाएगा, तो पहले चरण में आप देखेंगे 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो पहला चरण 508 रेलवे स्टेशन है। आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। और ये जो राज्य हैं इनमें रेलवे स्टेशनों का वितरण यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पूछ ले, जैसे रैपिड नमो रेलवे की बात की गई थी, रैपिड रेलवे की, हो सकता है यहाँ पर इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो है कितने सारे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, यूपी के कितने टोटल स्टेशन है, और पहले चरण में कितने स्टेशंस को यहाँ पर शामिल किया गया उनके पुनरुद्धार या फिर उनके जो है विकास के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज का क्या कहता है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो गरीबी सूचकांक है, जो बहुआयामी, जो इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, एक प्रगति समीक्षा की बात कर रहा है। तो ये सूचकांक की जो प्रगति समीक्षा, एक जो समरी आई है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यूएनडीपी यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2010 में शामिल किया गया था।
ठीक है, ये पीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि यूएनडीपी के द्वारा जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें एमपीआई को 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब जब ये प्रश्न आया है तो आप देखेंगे, अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे होंगे ना ईमानदारी से, जो पुनरावलोकन है घटना चक्र का, जैसे इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे होंगे, तो आप उसमें देखेंगे गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, ये सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बहुत डिटेल में प्रश्न दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो घटना चक्र में इस तरह के क्वेश्चन, जो रिपोर्ट्स हो गई, इंडेक्स हो गई, उनके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया, उसको देखिए, पढ़िए। और नीति आयोग ने जो है ये एक प्रगति समीक्षा जो नीति आयोग के द्वारा जो जारी की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, तो मानव रिपोर्ट जो सूचकांक है ये आप देखेंगे 2021 में जो लॉन्च की गई थी उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो घटना चक्र में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि के बारे में बहुत डिटेल में वहाँ पर दिया गया है, जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये विश्व के सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला नॉन मॉनेटरी गरीबी सूचकांक है। फिलहाल इसका मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो सूचकांक है इसके तहत ये जो इंडेक्स है, किस इंडेक्स की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा गया है। इसके 3 आयाम है, 3 डायमेंशन, कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हो सकता है एमपीआई के यहाँ पर कुछ आयाम पूछ ली जाए, आपको कई सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको याद रखना है एसडीजी के अंतर्गत। अब आप हमें बताइएगा कि किस एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, मेरे चैनल पर पढ़िए, देखिए जाके। जो एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सतत विकास लक्ष्य हैं, उसमें स्वास्थ्य कौन से लक्ष्य पर निर्धारित है, शिक्षा कौन से एसडीजी कौन सा गोल है, और रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड जो है कौन सा गोल है आपका। वो तीनों गोलों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में इसको समझाया है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। तो नोडल मंत्रालय कौन है इसका, नीति आयोग जो है एमपीआई का नोडल मंत्रालय है, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का नोडल मंत्रालय है ये। इसके बाद हम नीचे और थोड़ा बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट जो है द्वितीय संस्करण, किस रिपोर्ट की बात करें, प्रगति समीक्षा जो आई है एमपीआई की, ये द्वितीय संस्करण, पहला संस्करण आ चुका है, 2021 में शायद आपका आया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 17 जुलाई 2023 को वापस आया है पहला संस्करण, जैसे कि मैंने कहा 2021 में लॉन्च किया गया है। इसकी नवीनतम रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। इसकी जो नई रिपोर्ट आई थी 2019 और 21 के बीच में, जो 5वीं रिपोर्ट आई किसकी, अब यहाँ पर देखिए इसकी नवीन रिपोर्ट जो आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको हम कहते हैं NFHS। ठीक है, इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे चौथी और 5वीं रिपोर्ट के बीच के डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। तो इन रिपोर्ट के बारे में आप ज़रूर इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वीं जो रिपोर्ट आई थी 2019-21 पर, उस पर बेस्ड ये आधारित रिपोर्ट है। उसके बेस पर बताया गया कि कितनी क्या गरीबी है, इनमें प्रगति की बात की गई है। तो ये आप देखेंगे इसमें राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, जिला स्तर, इसमें मल्टी पॉवर्टी की जो बात की गई, गरीबी की स्थिति विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मेन मुद्दे पर यहाँ पर आते हैं, जो इसका बाकी का पार्ट है, क्या कहता है इसमें, क्या है देखिए NFHS, जिसके बारे में का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चौथा कब आया था, 2015-16 में। फिर इसके बाद 5वां आया आपका 2019 से 21 के बीच में है। तो ये चौथा और 5वां संस्करण है किसका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, जिसके बीच में बताया गया कि बहुआयामी गरीबी में जो परिवर्तन हुए उनको इसमें दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका रिजल्ट क्या आया भाई, ये निरीक्षण हुआ, हमें पता चला, तो इसका रिजल्ट आया कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में देश की रिकॉर्ड 13.5 करोड़ 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो इस बीच में आपके देखेंगे कितने लोग गरीबी से मुक्त हुए, 135 मिलियन लोग यहाँ पर मुक्त हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा फैक्ट हमें क्या याद रखना है, 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या 20, यानी कि 2015-16 किसकी बात कर रहा है, NFHS जो रिपोर्ट थी चौथी, उस दौरान आई थी ना 2015-16 के दौरान। तो उसमें क्या कहा कि बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या 24.85% जो है वो थी, जो कि 2019-21 में, यानी कि NFHS 5 यहाँ पर NFHS 5 जो है घटकर यहाँ पर
उस दौरान में इतनी हो गई थी, 14.96% रह गई थी। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कितनी यहाँ पर कमी देखने को मिली है कि पहले इतनी ज़्यादा गरीबी लोगों की संख्या में कमी आई थी, फिर इसके बाद उसमें घटकर और कम हो गए गरीब। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा फैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये देखा वहाँ पर गरीब लोगों की ओवरऑल बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद स्पेसिफिक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 32.59% थी 2015-16 में, जो कि घटकर 19.28% 2019 से 21 के बीच में हो गई। तो कितनी कम हुई है गरीबी आपकी? लगभग देखेंगे आप यहाँ पर 13.31% गरीबी आपकी कम हुई है 2019 से 21 के बीच में देखने को मिली है, जो कि 15-16 में 32 थी। ठीक है, तो इतना ये आंकड़ा आपको यहाँ पर याद रखना होगा, कितना परसेंट कम हुआ है इज़ टू इतना याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, घुमाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा आता है शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी, पहले 8.6% थी, कब? 2015 से 16 के दौरान, यानी कि NFHS जो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो चौथा था उसमें थी आपकी। उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.6% थी, जो घटकर 5.27% हुई, यानी कि कितनी कम हुई है? 3.38% यहाँ पर घटी है। ठीक है, तो इस तरह से आंकड़ा याद रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब नीचे मेन मुद्दे पर इसमें आते हैं, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 है, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो जो 19-21 में देखिए पहले 15-16 में कितने प्रतिशत बहुआयामी गरीबी जनसंख्या थी, फिर 19 से 21 में यहाँ पर बात करें तो बिहार जो है आप देखेंगे यहाँ पर पहले 51.89% यहाँ पर गरीबी जनसंख्या थी, जो घटकर 19-21 में आपका 33.76% हो गया। तो फिलहाल यहाँ पर सीरीज याद करनी है टॉप 5 में, तो टॉप 5 में बिहार का नाम है, यानी कि कितनी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत कम हुई? 8.13% लगभग। ठीक है, इसके बाद दूसरा झारखंड है, मेघालय इत्यादि। तो पहला, लेकिन उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे आपका फोकस बढ़ जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पे फोकस आपका क्या बढ़ना चाहिए? यहाँ पर ध्यान देना है, ज़रा आपको ध्यान दीजिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इससे ज़्यादा हाईलाइट मुझे नहीं लगता हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर यानी कि टॉप 5 में कहीं ना कहीं यूपी तो चलो आपका नाम आ गया, जिसमें 2015-16 में जो बहुआयामी जनसंख्या गरीबी जनसंख्या थी वो आपकी 37.68% थी, जो घटकर 22.93% हो गई है, यानी कि कितने परसेंट कम हुआ है यहाँ पर? 14.75% यहाँ पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी देखने को मिली है 2015-16 से 2019-21 के बीच में। और पीटी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे ही मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पहले 36.57% थी, कब? जो आपका राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण था जो चौथा था उसके अंतर्गत बताया रिपोर्ट जारी की, तब 36.57 थी, लेकिन जब दूसरी 5वीं रिपोर्ट 2019 से 21 में जारी की गई तो वहाँ पर 20.63% रह गई, यानी कि 15.94%, यानी कि लगभग 16% जो है आपकी यहाँ पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में ये प्रतिशत कम देखने को मिला है। स्पष्ट है, थोड़ा टफ है ये टॉपिक, टफ इन द सेंस थोड़ा सा लेंदी है, इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आंकड़े आज के टॉपिक में कुछ ज़्यादा थे, उसको रट लीजिए, पॉज करके देखिए, जैसे दिल करता है वैसे देखिए, पर समझिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश मेन आते हैं, उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले जो है वो पूछे गए हैं 2019 से 21 के बीच में, यानी कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां था उसके अंतर्गत यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर गरीबी जनसंख्या कितने प्रतिशत की क्या क्या कमी आई है, जैसे कि सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से? बहराइच है, ठीक है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बदायूं, सीतापुर है। और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध, हापुड़ है। ठीक है, यूपी के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी 15-16 और 2019-21 के बीच में यूपी के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज 29.64% दर्ज की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, यानी कि 30% तक आप देखेंगे यहाँ कमी देखने को मिली है पहले से, लगभग 30% की कमी दर्ज की गई ना 29.64% की, तो याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के बहुआयामी गरीब जनसंख्या की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अंतिम टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है वैभव फेलोशिप जो योजना है, ये आप देखेंगे। वैभव नाम कैसे पढ़ा, पहले इसको समझिए। वैभव नाम ऐसे पढ़ा है आपका, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव क्या है? वै से आपका लिया गया है, वैसे वैश्विक, ठीक है, वैसे आपका
वैश्विक, इसके बाद भ से आपका BHA से भारतीय, फिर इसके बाद ब से आपका लिया गया वैज्ञानिक, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव। तो वैभव कहा जाए या फिर आपसे कहा जाए कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो एक ही चीज़ है। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये जो प्रवासी निवासी शोधकर्ता हैं, भारतीय शिक्षाविद हैं, उनके लिए एक आभासी सम्मेलन यहाँ पर समारोह एक तरीके से हुआ था। वैभव फेलोशिप की योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें मेन यहाँ पर आते हैं, इनका क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने के लिए 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की थी। और ये किस लिए लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इस फेलोशिप का कि भारतीय मूल के जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं या प्रौद्योगिकीविद हैं, उनको ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उनको ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान रिसर्च गतिविधियों में संलग्न है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र रिसर्च इकोसिस्टम में सुधार करना है। इनका उद्देश्य है ये जो फेलोशिप दी जाएगी वो भारत के जो हायर एजुकेशन या फिर जो आप देखेंगे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके रिसर्च परितंत्र उसमें सुधार करने के संदर्भ में इसको लाया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 18 ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए इसमें वैभव फेलो को पहचानने के लिए 18 ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें से कुछ कार्य क्षेत्र आपको यहाँ दिए गए हैं, सब साइंस से संबंधित है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक कृषि विज्ञान है, तो विज्ञान ही ना, तो कृषि विज्ञान आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे साइंस से संबंधित आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो फेलोशिप के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको रीड कर लेना है ताकि कभी अगर सीधे सीधे इससे पॉइंट बन जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। कितने मेन कार्य क्षेत्रों पर काम करना है वो देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय मूल के जो ये फेलोशिप है उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविद को प्रदान की जाएगी ताकि देश के अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न रहे और हायर एजुकेशन वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार करना इनका जो है इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पर इसको इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद आगे की टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जल्द से जल्द हम 10 से 15 वीडियो 12 वीडियो में सब ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो रेगुलर आएगी, हो सकता है कभी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। जब अच्छी चीज़ करते हैं तो पूरी कायनात उसे ख़राब करने में मिल जाती है, तो कुछ इसी तरह से समझ लें, उस पर हम काम करेंगे। फ़िलहाल मेरा वादा था कि एक भी दिन स्किप नहीं होगा, उस वादे पे मैं पूरा काम कर रही हूँ। आज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हमारे साथ फ़िलहाल निरंतर बने रहें, टॉपिक में बने रहें, चीज़ों को सीखते रहें, आपस में चीज़ों को शेयर करते रहें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि सब लोग इसका भरपूर लाभ उठा सके, इतनी जो मेहनत की जा रही है उसका सही इस्तेमाल हो सके। जल्द मिलते हैं कल एक और नए लेक्चर में। आज के 3rd लेक्चर के लिए शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। कल और मिलते हैं, इसी तरह से और नए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, जैसे घटना चक्र का ज्योग्राफी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, उसी तरह से आर के लिए फुल ज्योग्राफी के MCQs जितने भी संभावनाएं हैं वो सब आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।